स्वागत है इस वीडियो के साथ आगे सामने मोदी के सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोरिंग भाषण पर प्रियंका गांधी के एक बयान ने पूरे भाजपाइयों की नींद उड़ा दी है दोस्तों। बीजेपी के लोग बुरी तरीके से भड़क गए हैं। बताएंगे नरेंद्र मोदी के फर्जी बयान पर किस तरीके की प्रतिक्रिया कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की ओर से सामने आई और इंडिया गठबंधन के लोगों ने भी क्या कुछ कहा है दोस्तों। इसी के साथ में अडानी सब जैसे क्यों डरती है भारतीय जनता पार्टी। बताएंगे पार्लियामेंट के अंदर प्रियंका गांधी के भाषण को अलग अलग तरीके से छाटपेट किया गया है दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता गए थे रोहिंग्या बस्ती में लोगों को ढूंढने के लिए, लेकिन इस दौरान हुआ कुछ ऐसा कि बीजेपी के नेता की जमकर आलोचना हो रही है दोस्तों। इसी के साथ में लाउड स्पीकर विवाद को लेकर मौलाना पर की गई कार्रवाई के मामले पर योगी सरकार है लोगों के निशाने पर। इसी के साथ में राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल व्यापारी की हत्या के मामले को लेकर राहुल गांधी ने परिवार के लोगों से बातचीत की है दोस्तों। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के अपने सहयोगी एकनाथ शिंदे को जेल भेजने की कर रही है तैयारी। एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी का भाषण एकदम बोरिंग था और फिर से वही घिसी पिटी बातें बोली गई थी और मोदी का बयान बोर करने वाला था, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में नरेंद्र मोदी के भाषण को 10 में से कितने नंबर आप लोग देना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों। नरेंद्र मोदी ने 120 मिनट का अपना भाषण दिया, लेकिन भाषण में फिर वही घिसी पिटी पुरानी बातें की गई, पुराने जुमलों को फिर से दोहराया गया और भाजपा के नेता बेफिजूल की तालियां पीट रहे थे दोस्तों। ऐसे में प्रियंका गांधी ने आखिरकार मीडिया से बात करते हुए नरेंद्र मोदी के भाषण को कुछ एक शब्दों में ही पूरी तरीके से समेट दिया और भाजपाइयों के पूरे प्रोपोगेंडा और पूरे तामझाम को तोड़कर फेंक दिया है दोस्तों। प्रियंका गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी का भाषण 120 मिनट का था, लंबा चौड़ा भाषण उन्होंने दिया, मैं तो पूरी तरीके से बोर हो गई। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान ऐसे बोर हो गई जैसे कोई मैथ की क्लास चल रही हो और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो क्या बोलना चाहते हैं और पुरानी घिसी पिटी बातें बार बार रिपीट कर रहे थे। मोदी का भाषण इतना ज्यादा बोरिंग था दोस्तों कि ओपोजिशन के लोग अपना फोन चला रहे थे क्योंकि वो बोर हो रहे थे। नरेंद्र मोदी फिर से घिसी पिटी बातें कर रहे थे, तो फिर प्रियंका गांधी ने भी साफ शब्दों में कह दिया है कि उनको भी कुछ समझ में नहीं आया, मैथ के लेक्चर की तरह सब कुछ उनके सर के ऊपर से गया और ये पुराने भाषणों को फिर से रिपीट किया गया है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, एकदम बोरिंग भाषण प्रधानमंत्री ने दिया है। अगर आप भी मानते हैं कि प्रियंका गांधी ने एकदम सही कहा है, नरेंद्र मोदी का भाषण अब 100% बोरिंग लगता है और ऐसा लगता है कि कोई पुराना टेप रिकॉर्डर चला दिया गया हो, तो अपनी राय जरूर लिखा जाएगा दोस्तों। इसी के साथ में क्या अडानी असंसदीय शब्द है? लोकसभा में दिए गए भाषण से अडानी शब्द हटाए जाने पर प्रियंका गांधी ने टिप्पणी की है। कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने लोकसभा में अपने भाषण से अडानी शब्द हटाए जाने को लेकर शनिवार को सवाल खड़ा करते हुए कहा कि क्या अडानी असंसदीय शब्द हो गया है। उन्होंने संसद परिसर में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि मैंने जो भाषण दिया उसमें से अडानी शब्द को चुन चुनकर कार्रवाई से हटाया गया है। क्या अडानी असंसदीय शब्द हो गया है? उन्होंने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि मैंने जो भाषण दिया था उसमें से इन्होंने कई सारे शब्दों को हटाया है जिसमें से अडानी एक शब्द है। कुल मिलाकर दोस्तों प्रियंका गांधी बार बार अडानी पर निशाना साधते हुए अडानी शब्द का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन संसद के अंदर अडानी शब्द यूज करने पर रोक लगी हुई है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ये पूरी तरीके से अडानी का अडानी के लिए अडानी के द्वारा वाली सरकार चल रही है, तो अपनी राय जो लिखा था। इसी के साथ में संसद के अंदर संविधान को लेकर चल रही चर्चा के दौरान एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी देश में मस्जिद खतरे में आ गई है टिप्पणी करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड को छीनने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को कमजोर किया जा रहा है, उनको चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है, मुस्लिम चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर डीलिमिटेशन को लागू नहीं किया जा रहा है, यानी मुस्लिम समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए जो एक व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं की जा रही है। इसी के साथ में दिल्ली के बाद पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक भारतीय जनता पार्टी का विवादित विधायक अपने घर से बाहर निकलकर नए विवाद को शुरू करने लगा है दोस्तों। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंद किशोर गुर्जर ने शुक्रवार को अपने इलाके में बांग्लादेशी और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के आधार कार्ड और पहचान पत्र चेक किए हैं दोस्तों। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक किसी व्यक्ति को कैसे उसकी पहचान बताने के लिए आधार कार्ड चेक करने के लिए बोल सकता है। अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी के नेता जिसका काम आए कुछ दिनों के अंदर लगातार विवाद को उपजाना है, फिर से एक बार नए विवाद को उपजाने के लिए और दिल्ली के होने वाले चुनाव से पहले जानबूझकर बांग्लादेशी रोहिंग्या जैसे मुद्दों को आगे करने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। आने वाले दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फिर जब जोरदार झटका लगेगा तो उसके बाद बीजेपी फिर इस मुद्दे को भूल जाएगी दोस्तों। जानबूझकर दिल्ली के चुनाव से पहले नए नए मुद्दों को उपजाया जा रहा है। शासन उत्तर प्रदेश के संबल में हिंसा के बाद अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है, पुलिस इस बार बारीकी से नजर बनाए हुए है, ये जानकारी मीडिया में है दोस्तों। इसके अनुसार इस कड़ी के चलते शुक्रवार को पुलिस ने एक्शन लेते हुए एक मस्जिद के इमाम को 2 लाख रुपए का चालान काट दिया है। संबल की सड़कों पर तैनात पुलिस को अचानक शुक्रवार को मस्जिद से लाउड स्पीकर की आवाज सुनाई देने लगी। आवाज सुनते ही पुलिस अफसर फोर्स लेकर मस्जिद की तरफ दौड़ पड़े। यहाँ पर पुलिस ने तेज लाउड स्पीकर बजाने पर मस्जिद के इमाम को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद एसडीएम ने शांति भंग के तहत 2 लाख रुपए के मुचलके पर इमाम को पाबंद किया है दोस्तों। 2 दिन पहले पुलिस ने की थी मीटिंग, आपको बता दें कि इमाम को पता नहीं था, फिर उनकी गलती के कारण 2 लाख रुपए का उन पर जुर्माना ठोक दिया गया है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि पूरी तरीके से कानून व्यवस्था और कानून का गलत इस्तेमाल करना है, ऐसे किसी पर पुलिस कैसे जुर्माना ठोक सकती है 2 लाख रुपए का, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, तो अपनी राय जरूर लिखा दोस्तों। और इसे क्या प्रताड़ना के तहत माना जाएगा नहीं माना जाएगा लिखकर जरूर बताएगा। इसके साथ मध्य प्रदेश के अंदर आष्टा के अंदर शांति नगर में व्यापारी मनोज परमार ने अपनी पत्नी के साथ फांसी लगाकर अपनी जान दे दी दोस्तों। ईडी ने मनोज परमार को काफी परेशान किया था, आपको
बता दें कि मनोज परमार वही है जिन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को गुल्लक भेंट की थी। इसमें मनोज परमार के बच्चों ने पैसे जुटा रखे थे, उस पैसे को राहुल गांधी को दिया गया, गुल्लक भेंट की गई। मनोज परमार के द्वारा पत्नी के साथ जान दे दी गई। दोस्तों इसके बाद मामला काफी ज्यादा आगे बढ़ गया है। मनोज परमार ने डिटेल में जानकारी देते बताया है कि ईडी के लोगों के द्वारा उन्हें बार बार परेशान किया जाता है, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहा जाता है। यानी आप समझ सकते हैं दोस्तों कि देश के अंदर प्रीमियम एजेंसी के नाम पर ईडी और सीबीआई चलते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि केवल भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बन चुके हैं और कोई भाजपा का संगठन हो जिसका काम लोगों को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाना और व्यापारियों को परेशान करना बन गया है। अगर आप भी मानते हैं कि ईडी के ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए दोस्तों, और ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल और अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाना बंद करना चाहिए, तो अपनी राय जो लिखा आएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि इससे बड़ा कोई मामला नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति को केवल इसलिए परेशान किया गया क्योंकि वो राहुल गांधी के करीब नजर आया था और यहाँ तक कि उसे जान देने के लिए मजबूर तक कर दिया गया। अगर आप भी मानते हैं कि ईडी के अधिकारियों के खिलाफ संसद के अंदर लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, तो अपनी राय जो लिखा आएगा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के कारोबारी मनोज परमार के बच्चों से बात की है दोस्तों। उनके बच्चों ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को गुल्लक भेंट की थी। इसके बाद से ईडी लगातार मनोज परमार पर दबाव बना रही है। मनोज और उनकी पत्नी को अपनी जान भी देनी पड़ी है दोस्तों। इसी के साथ में मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार ने अपने ही नेता की मुश्किलें बढ़ा दी, अपने सहयोगी की मुश्किल बढ़ा दी है। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के पोस्ट से हटाकर डिप्टी सीएम बनाकर छोड़ दिया। इसके बाद कोई बड़ा मंत्रालय अब तक नहीं दिया गया है दोस्तों, आगे भी नहीं दिया जाएगा। और अब एकनाथ शिंदे की सरकार के दौरान की गई 6000 करोड़ रुपए की सड़क सीमेंटिंग परियोजना में घटिया गुणवत्ता का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के ही मुंबई के प्रदेश अध्यक्ष आशीष शेलार ने बीएमसी के कमिश्नर को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। शेलार बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी को पत्र लिखकर एकनाथ शिंदे की सरकार के दौरान कराए गए कार्यों की जांच की मांग कर रहे हैं दोस्तों। यानी एकनाथ शिंदे की सरकार के दौरान बीजेपी भी उसका हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन शिंदे के मुख्यमंत्री रहते हुए जो काम किए गए हैं उस पर सवाल खड़ा करना, उसकी जांच करवाना इस बात के संकेत देता है कि भारतीय जनता पार्टी शायद एकनाथ शिंदे के खिलाफ एक नया केस खोलना चाहती है ताकि उनके ऊपर लगातार दबाव बनाया जा सके और आने वाले दिनों के अंदर भी मुंबई महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी रहे, चाहे एकनाथ शिंदे को अपने साथ में डरा कर रखना हो या फिर अजित पवार के ऊपर चल रहे केस को नए तरीके से आगे बढ़ाकर अजित पवार पर दबाव बनाने का मामला हो। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखा जो आएगा। शिवसेना यूबीटी के विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा है कि बीजेपी ने सड़क घोटाले को लेकर एसआईटी की मांग की है। सड़क घोटाले को लोगों के सामने मैं लेकर आया था। सड़क की हालत जो खराब होनी थी वो हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्टर को पैसे मिल चुके हैं, भ्रष्टाचार हो चुका है। आज बीजेपी वाले नाटक कर रहे हैं एसआईटी की जांच करवाने की। एकनाथ शिंदे को मंत्रालय नहीं दिया जाना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों एकनाथ शिंदे की सरकार के दौरान अगर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है तो फिर एकनाथ शिंदे इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है दोस्तों, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग मामले को बैलेंस करने के लिए एसआईटी जांच की मांग कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि भाजपा भी उस सरकार में इन्वॉल्व थी और भ्रष्टाचार हुआ है तो कहीं ना कहीं इसकी जांच किसी और पार्टी की सरकार बनेगी, महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार बनेगी तभी हो पाएगा। भारतीय जनता पार्टी खुद के ऊपर जांच तो करेगी नहीं, लेकिन एकनाथ शिंदे पर दबाव बनाने के लिए शायद इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल के विस्तार के बीच में एकनाथ शिंदे ने दबाव बीजेपी पर डाल रखा है, तो भाजपा के नेता जांच पड़ताल की बातें करके एकनाथ शिंदे को ही बैकवर्ड धकेल रहे हैं कि आपके कार्यकाल के दौरान जितने बड़े कांड हुए उनकी जांच करवा देंगे। एक तरीके से धमकी है दोस्तों। वहीं पर महाराष्ट्र के अंदर फडणवीस सरकार की कैबिनेट विस्तार 15 तारीख यानी आज होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों को शपथ समारोह नागपुर में आयोजित किया जाएगा। 30 से 32 मंत्री शपथ ले सकते हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेत 43 सदस्य हो सकते हैं दोस्तों। मीडिया के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 20 से 21 मंत्री का पोस्ट मिल सकता है। सिर्फ एकनाथ शिंदे को 11 से 12, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 9 से 10 सीटें मिल सकती है। संभावित मंत्रियों की शपथ के लिए मुख्यमंत्री फडणवीस खुद फोन करके सबको बुलाएंगे। सवाल यह है कि क्या एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय या फिर फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाएगा या फिर अजित पवार को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर इन दोनों को केवल भारतीय जनता पार्टी अपने साथ में लेकर चलेगी और इन्हें कोई बड़ा मंत्रालय नहीं देगी, केवल नींबू मिर्च की तरह साथ में लेकर चलेगी। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखा जो जाएगा। साथ साथ भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर चर्चा के दौरान लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी, आरएसएस और वीडी सावरकर पर हमला बोला है दोस्तों। राहुल गांधी ने कहा है कि वीडी सावरकर ने कहा था कि संविधान में कुछ भी नहीं है, मनुस्मृति कानून है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि गांधी ने कहा है कि हमारा संविधान नए भारत का संविधान है, संविधान में हमारे नए भारत के विचार है। भारत में दो विचारों की लड़ाई चल रही है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं अपना भाषण भाजपा के नहीं बल्कि आरएसएस के विचारों के आधुनिक व्याख्या करने वाले सर्वोच्च नेता के कथन को उद्धृत कर शुरू करना चाहता हूं, जो भारत के संविधान के बारे में उनके विचार से भारत को कैसे चलाया जाना चाहिए उसके बारे में है। भारत के संविधान की सबसे बुरी बात यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। मनुस्मृति वह धर्म ग्रंथ है जो हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए वेदों के बाद सबसे अधिक पूजनीय है और जिससे हमारी संस्कृति, रीति रिवाज और विचार और व्यवहार का आधार बना हुआ है। इस पुस्तक ने सदियों से हमारे राष्ट्र की आध्यात्मिक और दैवीय यात्रा को संहिताबद्ध किया है। आज मनुस्मृति ही कानून है। ये सावरकर के शब्द है। राहुल गांधी ने सबसे पहले सावरकर को कोट किया है। सावरकर क्या कहते थे भारत के बारे में, संविधान के बारे में। इसके बाद राहुल गांधी ने अपने विचार रखने शुरू कर दिए। फिर महात्मा गांधी से लेकर बी आर अम्बेडकर और तमाम बड़े स्वतंत्रता सेनानियों को कोट करते हुए राहुल गांधी ने भारत के संविधान की सुप्रीमेसी को स्थापित करते हुए कह दिया कि जो भी भारत का संविधान बदलने की कोशिश करेगा या संविधान पर घात पहुंचाने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ हमारी
हमारी लड़ाई मजबूती से जारी रहेगी। हम लोग भारत में संविधान को स्थापित करना चाहते हैं, ना कि मनुस्मृति के कानून को। जो सावरकर और उसके विचारों को मानता है उसके हम कट्टर विरोधी है। कुल मिलाकर दोस्तों सावरकर पर राहुल गांधी ने एक के बाद एक कई सारे बड़े बयान दिए हैं, जिससे भाजपा के लोग तिलमिला उठे। दिल्ली कूच कर रहे किसानों के जत्थे को शंभू बॉर्डर पर रोक दिया गया। दोस्तों इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच में फिर से तनाव की स्थिति देखने को मिली है। किसानों को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। इस दौरान वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है। इसमें कुछ किसानों के घायल होने की बातें सामने आ रही है। दोस्तों इसके बाद किसान वापस चले गए। इसी बीच किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने देश भर में ट्रैक्टर मार्च करने का आह्वान किया है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि 16 दिसंबर को पंजाब को छोड़कर देश के बाकी राज्यों में ट्रैक्टर मार्च होगा। इसके बाद 18 दिसंबर 12 बजे से 3 बजे तक पंजाब में हर जगह पर पूरी तरीके से रेलों को जाम किया जाएगा। 307 दिन से हमारा विरोध लगातार जारी है, लेकिन सुनवाई बिल्कुल नहीं हो रही है। साथ पंजाब हरियाणा शंभू पर जारी विरोध के दौरान 101 किसानों का जत्था शनिवार को दोपहर 12 बजे न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए पैदल यात्रा करने लगा। दोस्तों लेकिन फिर से रोके जाने के बाद किसान अपनी नई स्ट्रेटजी के साथ आगे मूव करने वाले हैं। साथ तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने के संबंधित विधेयक को केंद्र सरकार का फैसला बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए है। अपने ब्लॉग के एक पोस्ट में राज्यसभा के टीएमसी के संसदीय दल के नेता ने कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव बेरोजगारी, महंगाई, संघीय विरोधी नीतियों और मणिपुर, गिरता हुआ रुपया और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद ईंधन की कीमतों में कटौती नहीं की जा रही है और भी बहुत कुछ वास्तविक मुद्दों से भटकाने के लिए किया जा रहा है। ओब्रायन ने आगे ब्लॉग में लिखा कि एक राष्ट्र एक चुनाव सामूहिक ध्यान भटकाने का एक माध्यम है। टीएमसी ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। दोस्तों पार्टी प्रमुख और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उनके सांसद संसद के अंदर कठोर कानून का पुरजोर विरोध करते रहेंगे। साथ साथ तो महिलाओं के खाते में हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। तेजस्वी यादव ने झारखंड की सरकार के तर्ज पर 2500 रुपए देने का वादा किया है। बता दें कि दरभंगा में विशेष रूप से बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी यादव ने इसकी घोषणा की है। महिलाओं का आशीर्वाद जहां है, सुख समृद्धि का वास वहीं पर है। उसी मंत्र पर चलते हुए बिहार की हर महिला को हम सक्षम बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी यात्राओं के दौरान राज्य के हर हिस्सों में हमें महंगाई से त्रस्त लोगों ने अपने अनुभव बताए हैं। बढ़ती हुई व्यापक महंगाई के चलते परिवार को राहत की दरकार है। माई बहिन योजना नाम से एक योजना आएगी, जिसके तहत 2025 में सरकार बनने के बाद 2500 रुपए प्रति माह सारे घर की महिलाओं को दिया जाएगा। एक महिला को दिया जाएगा। जिस तरीके से झारखंड के अंदर ये स्कीम लागू है दोस्तों, और इसी स्कीम के कारण इंडिया गठबंधन को बड़ी जीत मिली थी। साथ प्रधानमंत्री मोदी के संसद में भाषण के दौरान मोदी कहते हैं कि मुंह में खून लग गया था, मुंह में खून लग गया था। बार बार 6 बार उन्होंने इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर चर्चा के दौरान नरेंद्र मोदी ऐसी बातें कर रहे हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद की जाए। अगर देश में मनमोहन सिंह जैसा कोई प्रधानमंत्री होता तो वो शब्दों को बहुत सोच कर बोलते, लेकिन नरेंद्र मोदी इसी स्तर की भाषा का इस्तेमाल आज तक अपनी राजनीति में करते आए हैं, जिसका कई बार विरोध हुआ है। लेकिन नरेंद्र मोदी बदलने का नाम नहीं ले रहे और एक प्रधानमंत्री जैसे उच्च विचार रखने और उच्च शब्दावली का इस्तेमाल करना तो मोदी से कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। दोस्तों साथ साथ मध्य प्रदेश में जो राहुल गांधी के समर्थक के जान दिए जाने का मामला है दोस्तों, इससे बड़ी अपडेट ये आई है कि उन्होंने अपने नोट में यानी अपनी जान देने से पहले बताया है कि ईडी के अफसर ने उनको कहा था कि मामला निपटाना है तो बीजेपी ज्वाइन, नहीं तो इतनी धारा जोड़ूंगा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी धाराएं नहीं हटा पाएंगे। यानी ऐसा लग रहा है कि ईडी का अधिकारी राहुल गांधी से चिढ़ रहा था दोस्तों, और राहुल गांधी के साथ क्यों मनोज परमार दिख गए थे, इसी बात से इतना ज्यादा गुस्से में था ये अधिकारी, ईडी का अधिकारी, की उन्हें प्रताड़ित किया गया। मनोज परमार को कहीं का नहीं छोड़ा गया दोस्तों, यहाँ तक कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तब भी तुम्हें नहीं बचाएंगे, इस तरीके की धमकियां तक दी गई है। अगर आप भी मानते हैं कि ये खुले तौर पर भारत में एक राजनीतिक हत्या का मामला होना चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या भारत के अंदर कोई नरेंद्र मोदी या भाजपा के सिवा किसी और को सपोर्ट करेगा तो उसको क्या ईडी इसी तरीके से परेशान करेगी और उसको कैसी तरीके से जान देना पड़ेगा? दोस्तों ये बहुत गंभीर मामला है भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था और पूरे समाज की व्यवस्था के लिए। आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा दोस्तों। साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर खाने ईवीएम विरोधी जन आंदोलन को लेकर लगातार नुक्कड़ सभाएं की जा रही है। वंचित बहुजन अघाड़ी की ओर से ईवीएम हटाओ मोर्चा निकाला जा रहा है। ईवीएम के विरोध में लोगों से सिग्नेचर करवाए जा रहे हैं, उनसे समर्थन जुटाया जा रहा है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों के अंदर यह आंदोलन एक बहुत बड़े प्रचंड आंदोलन के रूप में तब्दील हो जाएगा। साथ साथ न्यूज चैनल पर बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि 27 में मिलेगी सत्ता। सेशन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हिस्सा लेते हुए भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार को घेरते हुए 2027 में विधानसभा चुनाव में इनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे, साफ तौर पर खुलकर ऐलान कर दिया है दोस्तों। अखिलेश यादव ने कहा है कि उपचुनाव में इन लोगों ने प्रशासन का इस्तेमाल करके जीत तो हासिल कर ली है, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर इन लोगों को हम लोग सबक सिखाएंगे और इतनी बुरी तरीके से चुनाव हराएंगे कि आने वाले कभी भी ये लोग चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं जीत पाएंगे। साथ साथ लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाथरस का मुद्दा उठाया दोस्तों। फिर से उन्होंने कहा कि भारत के संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि भारत के अंदर दलित समाज के लोगों की स्थिति बदलेगी, लेकिन हाथरस में जो कांड हुआ है इस पर राहुल गांधी ने कहा कि कुछ दिन पहले मैं हाथरस गया था, वहां पर 4 साल पहले एक लड़की का गैंगरेप होता है। 3-4 लोग गैंगरेप करते हैं, जिन्होंने गैंगरेप किया वो बाहर घूम रहे हैं और लड़की का परिवार अपने घर में बंद है। लड़की का परिवार बाहर नहीं जा सकता है, अपराधी रोज उसे धमकाते हैं और बाहर घूमते हैं। परिवार ने मुझे बताया कि बेटी का अंतिम संस्कार तक नहीं करने दिया। मुख्यमंत्री ने इसके बारे में मीडिया में खुलकर झूठ बोला था। कुल मिलाकर दोस्तों राहुल गांधी ने हाथरस का मामला फिर से
भारत के सर्वोच्च सदन में उठाया है, भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े स्तंभ के सामने ये उठाया है। साथ साथ दोस्तों अखिलेश यादव से मीडिया वालों ने सवाल पूछा कि आपको प्रधानमंत्री मोदी का भाषण कैसा लगा, तो उन्होंने कहा कि 120 मिनट का भाषण था, 2 घंटे से ज्यादा का भाषण था, बहुत लंबा भाषण दिया उन्होंने। आज हम लोगों को 11 जुमलों का संकल्प सुनने को मिला है। 15 लाख रुपए जुमला था, 1 करोड़ नौकरी जुमला था, इसी तरीके से 11 और जुमले लोगों को सुनाए गए हैं। यानी मोदी फिर से अपने पुराने अंदाज में जो मन करता है वो बोलते बोलते 11 संकल्प का एक नया जुमला लेकर आए हैं। दोस्तों नरेंद्र मोदी के द्वारा इस तरीके के जुमले पेश किए जाने पर साफ तौर पर अखिलेश यादव ने भाजपाइयों पर निशाना साधा है। साथ साथ मोहम्मद जावेद जो किशनगंज बिहार से सांसद है दोस्तों, उन्होंने कहा है कि हमें अपमानित किया जा रहा है, हमारी लिंचिंग की जा रही है, हमारी दाढ़ी खींची जा रही है, हमें नमाज पढ़ने पर लात मारी जा रही है, हमारी जमीन छीनने की कोशिश की जा रही है, मस्जिद दरगाहों पर कब्जे किए जा रहे हैं। लोकसभा में इस दौरान कांग्रेस पार्टी के सांसद ने बीजेपी के दोहरे एजेंडे को भी अपने निशाने पर लिया है। साथ साथ इतिहास कभी नहीं भूलेगा जस्टिस चंद्रचूड़ ने आइडिया ऑफ इंडिया को कितना नुकसान पहुंचाया है। इंदिरा जयसिंह जो वरिष्ठ वकील है दोस्तों, उन्होंने कहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे जस्टिस चंद्रचूड़ ने आइडिया ऑफ इंडिया को बहुत नुकसान पहुंचाया है। दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा था वो तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का था, जिसके कारण आज नए नए विवादों को उपजाया जा रहा है और लोकल अदालतों में मामले सुने जा रहे हैं और विवादों की एक श्रृंखला शुरू कर दी गई है। इंदिरा जयसिंह ने आइडिया ऑफ इंडिया पर हमला करने वाला जस्टिस इनको बताया है चंद्रचूड़ को। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही कहा है इंदिरा जयसिंह ने, तो अपनी राय जो लेकर साथ साथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कई विधायक कांग्रेस पार्टी के संपर्क में है। कांग्रेस पार्टी कुछ विधायकों को अपने टिकट पर चुनाव लड़वा सकती है। आम आदमी पार्टी ने इस बार कई सारे टिकट बांटे हैं, कई सारे सिटिंग एमएलए के टिकट काटे हैं और कांग्रेस पार्टी उन्हीं को मैदान में उतारकर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकती है। साथ साथ महाराष्ट्र के कैबिनेट विस्तार में चल रही संभावनाओं के बीच एक बड़ी अपडेट ये है कि अजित पवार और एकनाथ शिंदे को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, इसका भी आज अनाउंसमेंट किया जा सकता है। साथ साथ बॉलीवुड के चर्चित अभिनेता रणदीप हुड्डा शुक्रवार को मध्य प्रदेश के अंदर डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में कार्यक्रम में शामिल हुए। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री की सरकार के 1 साल पूरा होने के अवसर पर किया गया था। दोस्तों राजधानी भोपाल के अंदर रविंद्र भवन में आयोजित विरासत महोत्सव में हुड्डा ने मुख्यमंत्री को एक डिजिटल गीता भेंट की। इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के कई वरिष्ठ वकील और नेता मौजूद रहे, जिसमें कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग और कृष्ण गौर विधायक मौजूद रहे, भगवंत दास भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने हुड्डा को चुनाव में उतरने का ऑफर दे दिया। दोस्तों कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पिछले साल में हुड्डा को लोकसभा का चुनाव लड़वाने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि उस समय रणदीप ने राजनीति में कदम रखने से पहले फिल्मों में अपना मुकाम बनाने की इच्छा जाहिर की थी। इस पर मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आप जब भी राजनीति में कदम रखना चाहेंगे आपका स्वागत रहेगा। मुख्यमंत्री की इस बात पर हुड्डा ने भी जवाब देते हुए कहा कि वह राजनीति में आने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन इसके लिए पहले अपने करियर में उस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं जो उन्हें अब प्राप्त हुआ है। हालांकि उनका यह जवाब राजनीति में आने की संभावनाओं को खोलता है। दोस्तों आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है कि राजनीति में आ ही जाए। साथ साथ दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने 5000 पन्नों की रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंपी है। भाजपा ने दावा किया है कि केजरीवाल सरकार ने रोहिंग्या को फर्जी दस्तावेज बनाकर दिल्ली के चारों तरफ बसा दिया है और मुफ्त सुविधा देकर वोट बैंक के लिए उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों दस्तावेज का ये पूरी कॉपी जो भाजपा के लोग लेकर आए केवल कैमरे को दिखाने के लिए, चमकाने के लिए लेकर आए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर भाजपा के पास इतने ही ज्यादा सबूत होते तो पिछले 11 साल से इनकी सरकार चल रही है, इन्होंने अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की। साथ साथ डीएमके के लीडर ए राजा ने भारतीय जनता पार्टी और उसके सावरकर की विचारधारा और 2 नेशन थ्योरी का जोरदार विरोध किया है। दोस्तों उन्होंने बी आर अम्बेडकर के भाषण, उनके बयानों को याद दिलाते हुए कहा है कि हम लोग अम्बेडकर को मांगने वाले लोग हैं। अम्बेडकर ने 2 नेशन थ्योरी का विरोध किया था और सावरकर जैसे लोगों ने 2 नेशन थ्योरी दी थी, यानी भारत पाकिस्तान के डिवाइड की बातें की थी। साथ साथ दोस्तों संघर्ष किया हमने, लाठी खाई हमने, गोली खाई हमने, तब यहाँ आए हैं। इनको क्या मालूम हमारे बारे में ये बयान दिया है रविशंकर प्रसाद, भारतीय जनता पार्टी के बिहार के पटना साहिब के सांसद ने, जो मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान एक बड़े दिग्गज नेता और बड़े मंत्री के तौर पर जाने जाते थे। दोस्तों उनको पार्टी ने अलग थलग कर दिया है, उनके पास कुछ भी नहीं है करने के लिए। राजनीति में कोई छोटा सा ओहदा उनको दिया गया है, मंत्री के पोस्ट से हटाए गए हैं और केवल एक मामूली से सांसद मात्र बनकर रह गए हैं। इसके बाद रविशंकर प्रसाद लोकसभा में आकर कहते हैं कि संघर्ष किया हमने, लाठी खाई हमने, गोली खाई हमने और तब जाकर यहाँ पर आए हैं। इनको क्या मालूम हमारे बारे में। यानी ये बात क्या रविशंकर प्रसाद कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के लोगों को लेकर कह रहे हैं या फिर मोदी और शाह को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रविशंकर प्रसाद ने बहुत संघर्ष किया है, उनको क्यों अलग थलग किया जा रहा है। बड़ी मुश्किल से वो यहाँ पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ऐसे लोगों को मंत्री बना दिया है जो बीजेपी में आए हुए कुछ 1-2 महीने और 1 साल ही हुए थे दोस्तों, लेकिन रविशंकर प्रसाद जैसे पुराने नेता को अलग थलग करके उनको मंत्री के पोस्ट से हटा दिया गया। तो क्या रविशंकर प्रसाद विपक्ष पर निशाना साधने की एवज में सीधे अपने लोग खासकर मोदी और शाह पर, गुजरात से आने वाले नेताओं पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि मैंने बहुत संघर्ष किया है तब जाकर यहाँ पर आया हूँ। आपको क्या लगता है दोस्तों रविशंकर प्रसाद किस तरीके के बयान से आप लोग लिखकर जरूर बताएगा, क्या उनके दिल की बात जुबान पर आ गई है। साथ साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने शनिवार को धार्मिक संरचनाओं का सर्वे करने और ध्वस्त करने के आह्वान पर चिंता जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उर्दू भाषा को खत्म किया जा रहा है। भारतीय संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित एक चर्चा के दौरान ओवैसी ने कहा कि मुझसे पूछा जा रहा है कि क्या 500 साल पहले कोई मस्जिद थी, अगर मैं संसद की खुदाई करूं तो कुछ मिल जाए तो क्या वो मेरी हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी को अनुच्छेद 26 पढ़वाइए जहां पर देश में लोगों को धार्मिक आजादी है। कुल मिलाकर दोस्तों अनुच्छेद 26
19 पढ़ी है। ये धार्मिक संप्रदायों को धार्मिक और धर्मार्थ मकसदों के लिए संस्थान स्थापित करने और बनाए रखने की इजाजत देता है, स्थापित करने की इजाजत देता है। और प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि वक्त का संविधान से कोई लेना देना नहीं है। ओवैसी के द्वारा उठाए गए इन सवालों पर आपकी क्या राय है दोस्तों? आप लोग ओवैसी के इन सवालों पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? लिखकर जो हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।